क्या हुआ लास्ट लेक्चर में? अल्फा ना डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में हम लोग सॉल्व कर रहे थे. ओके, अब लिखो वो केपी एंड केसी ऑफ होमोजेनस रिएक्शन एंड ऑल, वो सब हो गया है? हो गया है ना? ओके, आज का लेक्चर नंबर 4 है ना? आज चैप्टर खत्म कर देंगे. ओके, अब देखो पहली बात, हेटेरोजेनस होमोजेनस वो हो गया ना सब कुछ. हाँ, ओके, अब हेडिंग लिखो. एवरेज मोलार मास एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये मेंस लेवल पे इसके क्वेश्चन हार्डली एक हाथ दो आके गए हैं. हाँ, अभी पंखा लगा सकते हो, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं मेंस लेवल पे. ये जस्ट मैं तुम लोगों को मतलब जो लोग एक्चुअली क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर रहे हैं ढंग से उनके लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, जो लोग मतलब नहीं कर रहे हैं उनको ये टॉपिक कुछ काम का है नहीं, मतलब लेस इंपॉर्टेंट ऐसे लिख के रख देना. ठीक है, जिनको पढ़ाई करने में कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा है नहीं, बट मेंस में इसके क्वेश्चन उतने आते हैं नहीं. थोड़ा स्लो कर दो ना उसको, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा उनको. ओके, अब देखो, देयर इज अ रिएक्शन ए गैस गिविंग अस बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी गैस प्लस डॉट डॉट डॉट. ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है? एक मॉलिक्यूल जब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डिसोसिएशन रिएक्शन. समझ में आ रहा है? अब इस डिसोसिएशन रिएक्शन में लेट अस से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज x. ठीक है, बाकी सब क्या रहेंगे? इनिशियली 0. ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट. फिर इस x में से कितना कम होता है? कितना कम होता है? अल्फा नहीं, एक्स अल्फा कम होता है. एक्स में से कितना कम होता है? एक्स अल्फा. ठीक है, तो एक्स में से एक्स अल्फा कम हो गया. ए में से अगर एक्स अल्फा कम हुआ तो बी कितना बनेगा? एक्स अल्फा. वाई? बिकॉज रेशियो इज 1:1. अब अगर यहाँ पे 2b रहता तो कितना लिखते? 2x अल्फा. ये समझ में आ रहा है? तेरे क्वेश्चन का तुम दोनों को जो पूछा था वो आंसर था 3 मोल है, तो यहाँ पे 2h आए थे. इस तरफ फिर कितना होगा? वो 1.5 बनेगा, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं. तो 1 से अगर 2 बन रहे हैं तो 3 के लिए कितना लगेगा? 1.5. ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट इतना आना चाहिए अपने को. सीईटी लेवल पे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे. ठीक है, अब एक ए से एक सी बनता है तो एक्स अल्फा से कितना बनेगा? एक्स अल्फा. यहाँ पे भी एक्स अल्फा एंड डॉट डॉट डॉट. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर टोटल कितने एक्स अल्फा बन रहे हैं? बहुत सारे बन रहे हैं. तो सबके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? n नंबर बन रहे हैं. n नंबर ऑफ क्या बन रहा है? एक्स अल्फा. ये कुछ समझे? इसमें कोई दिक्कत? एंड यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे? x 1 माइनस अल्फा फॉलोड. ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे? n टोटल. तो देखो भाई, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? x माइनस एक्स अल्फा बराबर प्लस एन एक्स अल्फा बराबर है कि नहीं? एन एक्स अल्फा में से एक एक्स अल्फा माइनस कर दिया, कितना बचेगा? एन माइनस 1 एक्स अल्फा. समझ में आ रहा है? एन में से एक माइनस हो गया तो एन माइनस 1 बचा. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? एक्स माइनस एन माइनस 1 एक्स अल्फा. देखो ये इतना पार्ट. ठीक है, एन एक्स अल्फा में से एक एक्स अल्फा निकल गया तो एन माइनस 1 बच गया. ठीक है, ओके. अब इसके बाद वाली अगर डेरिवेशन देखनी है तो ऑनलाइन तुम लोगों को मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में. इसके बाद वाली डेरिवेशन बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. मैं डायरेक्ट मतलब ये इतना मेन पार्ट है डेरिवेशन का. उसके बाद सिर्फ बहुत सारे टर्म्स आते हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा तुम लोगों का पूरा लेक्चर, फिर मतलब मूड निकल जाएगा पढ़ने का. ठीक है, उसी पहले मैं डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ. यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? एवरेज मोलर मास या फिर एवरेज वेपर डेंसिटी. ठीक है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला आता है अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 टाइम्स स्मॉल डी. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो जरा, फिर इसके एक एक टर्म्स हम लोग देख लेंगे क्या है. ठीक है, वेयर
अल्फा क्या रहता है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, कैपिटल डी जो है ना वो है, कैपिटल डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, समझे? एंड स्मॉल डी क्या हो जाएगा? तो स्मॉल डी रहता है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। n is number of molecules formed by one reactant। कौन बात कर रहा है भाई इतना? आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, ये समझ पा रहे हो? अब कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, बोलो। यस करेक्ट, प्लस होगा, ठीक है। ओके, अब ये समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय वन मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन। अब ये कैसे होता है देखो। हाँ बाय द वे, ये सब क्या हो गया? ये सब वेपर डेंसिटी के टर्म्स में हो गया। नाउ हाउ टू कन्वर्ट वेपर डेंसिटी इनटू मोलार मास? हाउ टू कन्वर्ट वेपर डेंसिटी इनटू मोलार मास? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो भाई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है, ये यहाँ पे याद दिला देता हूँ, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बाय 2। तो मोलार मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। ये समझ पा रहे हो? तो अब देखो भाई, कैपिटल डी ये क्या है? कैपिटल डी क्या है भाई? वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो कैपिटल डी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2। तो मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। वैसे ही स्मॉल डी क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। किसी भी चीज का मिक्सचर अगर हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। समझ में आ रहा है? मतलब देखो भाई, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट है, अगर इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट है तो सिर्फ उसका ही मोलार मास है, बट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी है और ये बाकी सारी चीजें भी रहती है ना भाई, तो इन सबका जो मोलार मास है वो मिक्स हो जाएगा। एंड चीजें मिक्स होने के बाद हम लोग उसका क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एम एवरेज अपॉन, क्या होता है वो? एम एवरेज अपॉन 2, ठीक है। तो एम एवरेज क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स स्मॉल डी। समझे? इसमें कोई दिक्कत? ओके, देखो तो यहां पे अगर ये वैल्यूज में पुट कर दूं तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी इज मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 माइनस स्मॉल डी एम एवरेज बाय 2 अपॉन n माइनस 1 एम एवरेज बाई 2। ये समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूला में नीचे वाली वैल्यूज पुट कर दी। अपने को एम एवरेज निकालना है। टारगेट समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 कॉमन है, नीचे भी 2 है, 2 क्या हो गया? कट हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों मतलब ये सारे 2s कट हो गए। अपने को एम एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, चलेगा? तो ये पूरी टर्म अगर यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो क्या बनेगा? अल्फा n माइनस 1 एम एवरेज इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस एम एवरेज। ये माइनस वाला एम एवरेज यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा? प्लस वाला बनेगा। ओके, तो ये प्लस बन गया। तो ये प्लस मतलब देखो एम एवरेज प्लस
अल्फा टाइम्स n-1 m एवरेज इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? m एवरेज निकल जाएगा एंड अपने को m एवरेज निकालना है, तो m एवरेज एक ही टर्म में आ गया अपने पास, तो m एवरेज इज इक्वल टू मतलब m एवरेज इनटू 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। ये समझ पा रहे हो? एंड देन मोलर मास ऑफ सॉरी m एवरेज इज इक्वल टू क्या बनेगा? मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा। ये समझे? ये 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा क्या है पता है क्या? याद दिलाता हूं। यहां से अगर मैं x को कॉमन निकाल दूं, देखो भाई ये ऊपर वाली टर्म में से अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो x इंटू 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा बचेगा। समझे? तो ये 1 प्लस n-1 टाइम्स अल्फा जो है ना वो ये था, ठीक है, वो जो लास्ट फॉर्मूले में आई हुई है। अगेन मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन नहीं पढ़ाते बैठा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखाया है एंड उनका एक एक का मीनिंग बताया है, ठीक है। पूरी डेरिवेशन अगर चाहिए तो मेरे ऑनलाइन लेक्चर में देख लो, मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे जाके भी किसी भी लेक्चर को देख लो, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये लिख दो। बाकियों का लिख दो, उतना तो हो गया रहेगा वैसे। चलो भाई जल्दी लिखो। ली-चाटलियस प्रिंसिपल। लिखो ली-चाटलियस प्रिंसिपल, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली ले शैटलियर होता है, हाँ ऐसे शैटलियर, ठीक है। या इतना फैंसी इंग्लिश मारने की झाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ली-चाटलियस प्रिंसिपल, हाँ जैसे शैंडलियर रहता है, शैंडलियर वाला, हाँ वैसा है वो। अब देखो भाई इसका स्टेटमेंट लिखो। आना भाई पिकनिक को, सब जन आना, मजे करेंगे। अब लिखो स्टेटमेंट लिखो। When an external stress, when an external stress, when an external stress, ब्रैकेट में लिखो प्रेशर, कंसंट्रेशन, प्रेशर और मतलब ऐसे स्लैश कंसंट्रेशन स्लैश टेम्परेचर स्लैश वॉल्यूम, प्रेशर, concentration, temperature, volume, bracket complete, is applied to a reaction at equilibrium, ठीक है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, when an external stress is applied to a reaction at equilibrium, ठीक है। ओके, उस रिएक्शन के बदले प्रोसेस कर सकते हो, रिएक्शन मत लिखो, प्रोसेस लिखो। to a process at equilibrium, वैसे लिखो to a process at equilibrium then the process will shift in that direction, which minimizes the applied stress, will shift in that direction which minimizes the stress, ठीक है, which minimizes the stress, ठीक है। ओके, उसके आगे ब्रैकेट में लिखना that is equilibrium is restored, ठीक है। ओके, अब समझो भाई, अब कुछ भी अगर हम लोग रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पे है और उसको कुछ उंगली करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया, टेम्परेचर चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, कुछ भी किया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बराबर है क्या नहीं?
अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन वापस कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे इक्विलिब्रियम वापस है। ये समझ पा रहे हो पक्का? तो हम लोग जो भी चेंज करेंगे उसका कुछ अपोजिट होता है। क्या बड़बड़ कर रहे हो, समझ में आ रहा है? अब इसमें हम लोग 5 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक चीज पहले से पढ़ के हो गई है, वापस पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, बातें बंद, चेंज इन प्रेशर। अभी वो चेंज इन लिखते बैठ रहा हुआ। चेंज इन प्रेशर, एंड प्रेशर को चेंज करने से क्या और क्या चीज चेंज होती है अबे? वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर ही चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टेम्परेचर। फोर्थ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एंड फिफ्थ एडिशन ऑफ, बोलो, इनर्ट सब्सटेंस। यस, रुको, इसमें 2 टाइप आएंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट वेरिएबल वॉल्यूम। ठीक है, लिखो ये। तो चलो, ये हो गया। तो ध्यान दो, जो भी चेंज करेंगे उसका कुछ अपोजिट होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। लिखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दो भाई, कोई एक रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, स्टेट अभी मैटर नहीं करती, बट गैसियस में लेट से। अब यहाँ पे हम लोग 4 चीजें कर सकते हैं। पहले रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कर सकते हैं कम, या फिर कर सकते हैं ज्यादा। फिर वैसे ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं या फिर कम। ये हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन पहले समझो, पहले हम लोग कुछ तो चेंज करेंगे, फिर इमेजिन करेंगे कि भाई फिर अभी क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी या पीछे आएगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, आगे पीछे। तुम लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि रिएक्शन आगे जानी चाहिए या पीछे आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखोगे, पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर करने के लिए जो बढ़ गया है उसको वापस क्या करना पड़ेगा? अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाना चाहिए या बैकवर्ड में आना चाहिए? फॉरवर्ड में जाना चाहिए। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट कम होके प्रोडक्ट बनते जाते हैं। ये समझ में आ रहा है पक्का? तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नहीं समझा? वापस दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो, अब ये पार्ट समझा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाएंगे उसको वापस कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंट को कम होने के लिए रिएक्शन को कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड। तो ओवर हियर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब उसी बदले रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने कम कर दिया। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वापस इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में बनेगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में? बैकवर्ड। तो ऐसे सिनेरियो में रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट को मैंने बढ़ा दिया, अब प्रोडक्ट बढ़ गया, मतलब मैंने एक्स्ट्रा का प्रोडक्ट ऐड किया, तो अभी वापस इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट को कम करने के लिए प्रोडक्ट कम कहां पे होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? ये समझ में आता है सबको? बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट कम होते जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ते जाएगा, उल्टी रिएक्शन जाएगी तो इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये इतने घटिया क्वेश्चन तो तुम लोग भी कर सकते हो। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, प्रोडक्ट को कम कर दिया तो रिएक्शन गोज इन ना, क्योंकि क्यों? प्रोडक्ट कम हो गया है तो उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? फॉरवर्ड में बनता है, तो इट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट लिखो भाई, चेंज इन प्रेशर। ध्यान दो, चेंज इन
प्रेशर यहां पे, अब देखो ये प्रेशर के अंदर दो चेंजेस हो सकते हैं, एक तो प्रेशर हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर प्रेशर कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, प्रेशर को अगर क्वेश्चन में कम किया, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ए देखो भाई, प्रेशर ऐसे मैं किसी चीज को अगर दबा रहा हूं तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया ना भाई, दिख रहा है ना, वॉल्यूम कम हो गया किसी चीज को दबाने से। एंड उससे बदले अगर इसमें से प्रेशर उठाऊंगा, कम करूंगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे कुछ पढ़ा है क्या, ठीक है। अब एवोगैड्रोस लॉ, अब तो वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा है। ध्यान दो, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम, तो अभी ज्यादा वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ज्यादा मोल्स आएंगे, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब उसी बदले अगर उल्टा करें, प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग अस PCl5 गैस, ठीक है। ध्यान दो भाई, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, कितने है भाई, 2 मोल्स है, और यहाँ पे कितने मोल्स है, 1 मोल है, बातें बंद, क्या चलेगा। अब ये दिख रहा है 2 मोल 1 मोल। अब क्वेश्चन ऐसा है कि तुम लोगों का प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया भाई, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी, अब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, सो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन के बारे में बताना है, नंबर ऑफ मोल्स कम होनी चाहिए तो रिएक्शन शुड गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड में कम मोल्स है, दिख रहे हैं यहाँ पे, बैकवर्ड में मतलब रिएक्शन साइड पे 2 मोल्स थे, यहाँ पे 1 मोल है, प्रेशर का बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, कम वॉल्यूम मतलब कम जगह में कम मोल्स रहेंगे, कम मोल्स कौन सा डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, सो फॉर दिस रिएक्शन इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझे। इधर तुम लोगों को रिएक्शन को देख के डिटरमाइन करना है, समझे। जैसे अगर ऐसी रिएक्शन दे दी N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स है, रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल दिख रहा है, 1 मोल ऑफ N2O4, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है, 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है। अब अगर तुम लोगों को बोला क्वेश्चन में दैट प्रेशर इंक्रीजेस, अब प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, ओके, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम होने से नंबर ऑफ मोल्स भी कम होते हैं, ये समझ में आ रहा है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, कम वॉल्यूम में कम मोल्स आएंगे ना भाई, कम जगह में कम मोल्स, कहाँ पे जाएगी इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड, क्योंकि अभी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मोल्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कम मोल्स है, समझ में आ रहा है। सो ओवर हियर रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये समझे, लिख दो। अब उसी बदले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा ऊपर गया, नेक्स्ट, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए H2 गैस प्लस I2 गैस गिविंग अस 2HI गैस, अब मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। अब क्वेश्चन आ गया, प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? दोनों तरफ सेम है, तो क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा, नो चेंज। ये समझे? ठीक है, लिख दो। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखो, थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर जो है उसमें क्या होता है, ध्यान दो। अब देखो भाई, लेट अस से मैंने किसी एक चीज का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज करेगी? एब्जॉर्ब करेगी ना भाई, हीट कर रहे हो उसको, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज ने हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब करना मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, वहां पे वो लास्ट की 3 बातें बंद करो भाई। अब उसी बदले अगर मैं किसी चीज का टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम करने से हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। तो टेम्परेचर कम करने से चीज हीट रिलीज करेंगे। अगर हीट रिलीज की मतलब वो कौन सी प्रोसेस को फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ना, हीट रिलीज करना मतलब एक्सोथर्मिक। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम लोगों को कोई एक रिएक्शन पहले से अच्छे से लिख के दी दी रहेंगी। ठीक है, जैसे कि N2O4 gas giving us 2NO2 gas, and for this reaction delta H is plus 100 kilojoule per mole, let us say। अब प्लस 100 है मतलब क्या है भाई, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? प्लस मतलब एक्सो या एंडो? प्लस मतलब हीट एब्जॉर्ब की या रिलीज की? एब्जॉर्ब की। अरे प्लस मतलब कोई चीज बढ़ रही है ना भाई, तो वो बढ़ गया, प्लस 100 बढ़ गई मतलब उसने एब्जॉर्ब की। एक्सो या एंडो? एंडो। ये समझ में आ रही है? अब इसमें फिर तुम लोगों को क्वेश्चन दिया, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, इन अबव रिएक्शन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कम किया। अब टेम्परेचर कम करने से क्या होता है भाई, हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होगी, हीट इज रिलीज्ड। हीट रिलीज देखो भाई, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना, हमेशा फॉरवर्ड के लिए डेटा दिया रहता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है कि एंडो है? एंडो है। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इट इज एक्सो। हीट रिलीज का मतलब क्या, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? ये कुछ समझ में आ रहा है? देखो, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक इन बैकवर्ड डायरेक्शन ना। क्या बोलते हैं उसको, लेवेजर लैपलास लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। ठीक है, जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो वो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस हो जाती है। ठीक है, अब हीट रिलीज करना मतलब इट इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझे? लिख दो। उसी बदले अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, PCl3 gas plus Cl2 gas giving us PCl5 gas, and यहाँ पे डेल्टा H दिया हुआ है -250 किलो जूल पर मोल। नाउ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। ओके, एंड अब तुम लोगों को बोला है कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम किया जा रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट एब्जॉर्ब करना। ओके,
हीट एब्जॉर्ब मतलब एक्सो या एंडो? अब एंडोथर्मिक कौन से डायरेक्शन में है ये रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड में है। अरे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या है, एक्सो है, माइनस मतलब एक्सो, तो फॉरवर्ड में ये रिएक्शन एक्सो है, तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगी, एंडो। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? बैकवर्ड में जाएगी। ये रिएक्शन देख के तुम लोगों को डिसाइड करना है, ये ऐसा कुछ रूल नहीं है कि टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड जाते हैं तो बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है? हाँ। अच्छा हाँ देखो, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? दिख रहा है क्यों? बिकॉज माइनस डेल्टा एच दिया हुआ है। अब डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए दी रहती है, तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट इज, समझे? तो अब इस रिएक्शन को हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना भाई। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो फॉरवर्ड में तो एक्सो हो रही है, तो बैकवर्ड में एंडो होगी, तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों को कंपेयर मत करो, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेन पार्ट ये है, डेल्टा एच एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो गलत ही जाओगे, समझे? पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करने का कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फिर सोचने का कौन सी प्रोसेस हो रही है, समझे? पक्का? ओके, लिख दो भैया, कंप्लीट करो, फिर बाद में एडिशन ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे। फुल स्टॉप। Only the time required to reach equilibrium decreases. 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 ठीक है? ये लास्ट लेक्चर में मतलब फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वापस करने की जरूरत है। वो ट्रेन का एग्जांपल लिया था, दोनों की ट्रेन की स्पीड अगर डबल हो गई तो वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, बट टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, याद है? वो पढ़ाने की वापस जरूरत नहीं है। ओके, अब लास्ट फिफ्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, जिसमें पहला है एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो पाएंगे क्या? नहीं। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हेंस नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो कांस्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ही कांस्टेंट रह रहे हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो पाएगा क्या? ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो पा रहे, तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम या फिर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है? नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड, बी, एट वेरिएबल वॉल्यूम। अब ध्यान दो बे, अगर हम लोग किसी कंटेनर में, मतलब पहले से कंटेनर है, इसके अंदर मैं हीलियम गैस भर रहा हूँ। अब हीलियम गैस भर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे पकड़ के रखेगा वॉल्यूम, बट उससे पहले अगर भी वॉल्यूम चेंज हो गया तो क्या होगा? कंटेनर हीलियम गैस भरते जा रहा हूँ, कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। गैस भरते जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर हो? ओके। तो एट वेरिएबल वॉल्यूम ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर हो? ओके। तो इतना सिर्फ याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम जो है उसमें प्रेशर इंक्रीजेस एंड वेरिएबल वॉल्यूम में प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका एक एग्जांपल, प्रेशर बढ़ने का एग्जांपल देता हूँ। देखो भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग किसी चीज़ में कोई गैस भर रहे हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है। कैसे हो याद दिलाता हूँ। तुम लोगों ने कभी ऐसे बिस्लरी की बोतल में फूंक मारी है, ऐसे हवा भरने की कोशिश की है?
ओके, पहले बिस्लरी की बॉटल ऐसे डायरेक्टली हम लोग दबाएंगे तो ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, क्रम्पल हो जाती है। बट उसी बदले मतलब ऊपर से कैप है, बट दबाएंगे तो थोड़ा सा तो आवाज़ कर दिया ना भाई। अगर उसमें हम लोगों ने ज़बरदस्ती हवा भर दी तो वो धीरे धीरे क्या होती है, मतलब बॉटल, हाँ एक्सपांड थोड़ी सी होती है, बहुत नहीं होगी ना। बिस्लरी की बॉटल प्लास्टिक थोड़ी ना ऐसे एक्सपांड होता है ज़्यादा, थोड़ी सी होती है। एंड उसके बाद अगर उसको मैं दबाऊँ तो पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या आता है, हाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये देखा है कभी ऐसे कड़क हो जाती है, क्यों कड़क होती है, बिकॉज इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दो, बिस्लरी के बॉटल का वॉल्यूम ज़्यादा कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। किसी चीज़ का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और उसके अंदर तुम लोग कोई गैस भर रहे हो तो उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है। उसी बदले बलून, देखो भाई बलून थोड़ा इतना बड़ा है एंड बलून तुम लोगों ने इतना फुला दिया, दोनों को दबाने के लिए सेम एनर्जी लगती है कि डिफरेंट एनर्जी लगती है? नहीं सेम लगती है। तो कॉमन सेंस है वैसे, नहीं देखा है तुम लोगों ने कभी ऐसे बलून ना थोड़ी सी हवा निकलने के बाद एंड पूरी हवा रहते तो तुम लोग जो बोल रहे हो सरफेस टेंशन, वो तुम मुझे मेरे ख्याल से तुम लोगों को रबर का तनाव वो लग रहा है, मतलब स्ट्रेच। एक में रबर ज्यादा स्ट्रेच रहता है तो उसके सरफेस टेंशन ज्यादा फील होता है, मतलब अपने को दबाते वक्त, ठीक है। बट दबाने के लिए दोनों, मतलब या फिर दोनों के अंदर की हवा का प्रेशर किसमें ज्यादा कम लगता है, कैसे पक्का ना, मतलब ऐसे मन से बोल रहे हो ना, श्योर हो ना, नहीं बोल रहे होगे तभी क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है। तो या फिर मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, वो उतना मैथ्स तुम लोगों को समझेगा नहीं, समझेगा पता नहीं, बट देखो भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ध्यान दो भाई, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो दोनों साइड बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बट अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज वेरिएबल, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रेशर एक चीज कोई कांस्टेंट रहनी चाहिए ना भाई। जैसे यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है, वो हिल रहे हैं क्या, नहीं। तो वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा बट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, समझे। और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन विच हैज, देखो भाई वेरिएबल वॉल्यूम में अगर इनर्ट सब्सटेंस ऐड कर दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, तो रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो पहले किया था वैसा। फॉर एग्जांपल PCl5 गैस गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इसमें तुम लोगों को बोल दिया है इक्विलिब्रियम आर्गन गैस इज एडेड, आर्गन गैस इज एडेड एट वेरिएबल वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है। तो अभी आर्गन गैस ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम, अबे कंटेनर में वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर, आर्गन गैस भर दी, कोई भी गैस अगर एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स कौन से डायरेक्शन में बढ़ेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी सबको समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड में 2 मोल्स है, बैकवर्ड में 1 ही मोल है, पक्का, ओके लिख दो। तो आर्गन गैस ऐड करने से रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है। अब मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग इसका आराम से सोच सोच के आंसर बताओगे, मतलब करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज N2 gas plus 3H2 gas giving us 2NH3 gas. Delta H for this reaction is minus 92.3 kilojoule per mole. एंड इसमें तुम लोगों को बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, concentration of N2 increases. Second, concentration of H2 increases नहीं, decreases. Third, concentration of NH3 decreases. Fourth, pressure increases. 5, temperature decreases. 6, catalyst added. 7th, argon is added
at constant volume, 7th, sorry 8th, argon is added at वेरिएबल वॉल्यूम, एट वेरिएबल वॉल्यूम। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऊपर वाले रिएक्शन में इन सब के वजह से क्या चेंज आएगा? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, नो चेंज। इतना बताना है। जैसे कैटलिस्ट, ये सबसे इजी है। कैटलिस्ट से क्या होगा? नो चेंज। समझ में आ रहा है? तो बाकी सबके लिए तुम लोगों को ऐसे सोचना है। कर लोगे? करो। चलो नोट्स पहले की रिवाइज कर लो, चाहिए तो मतलब रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला बताओ क्या कैसे करना है एक बार, पक्का? चलो करो फिर। चलो नेक्स्ट। हाँ अब देखो, जब नाइट्रोजन बढ़ गया तो अब इसको कम करना पड़ेगा। इसे कम करने के लिए रिएक्शन को कहाँ पे जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अब हाइड्रोजन को कम कर दिया, मतलब इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा ना बे। अब इसे बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में आके बढ़ेगा या बैकवर्ड में आके? बैकवर्ड। अमोनिया को कम कर दिया, अमोनिया जब कम किया है तो इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। ओके। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होना मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कम होना। यहाँ पे कितने मोल्स है रिएक्टेंट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं? फॉरवर्ड में जाके या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड। समझ में आया? तो इसका आंसर आएगा फॉरवर्ड। टेम्परेचर कम करने से हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज मतलब एक्सो या एंडो? एक्सो। ये कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? अब एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड में ही एक्सोथर्मिक है ना, हमेशा फॉरवर्ड का डेटा दिया रहता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड में जाएगा। अब कैटलिस्ट ऐड करने से ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रहेगा, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे वेरिएबल वॉल्यूम है, आर्गन गैस ऐड की, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम हो रहे हैं? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कम क्या? नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो कॉन्सेंट्रेशन होगी। समझे? ओके। अब ये बकवास कोई करेगा नहीं है, चलो बहुत गालियां खाओगे नहीं तो फोकट में। हाँ ओके, चलो मैं हैंड रेस करेंगे तुम लोगों को जो भी आंसर करेक्ट लग रहा है अभी तक उसका। ठीक है, ऑप्शन ए कोई है? नहीं, पहले मुझे एक बार देख लेने दो क्या हो रहा है। ओके, अब ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन सी। कर मैं हैंड रेस, तू क्यों नहीं कर रहा है? मारूंगा ना साले। एंड ऑप्शन डी। ओके, अब देखो मैं जिस किसी को ए रॉन्ग लग रहा है उसको बी करेक्ट नहीं लगना चाहिए। PCl5 जब बढ़ेगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी, तब जाके क्लोरीन कम होगा ना बे, कॉमन सेंस। तो ए अगर ए के लिए हैंड रेस नहीं हो रहा है तो बी के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देना इकडे स्टोन देना पड़ता। ठीक है, ओके। अब ये कांस्टेंट तो नहीं, कांस्टेंट कब रहता है? ध्यान दो भाई, कांस्टेंट तब रहता है जब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना, तो वॉल्यूम चेंज होगा एंड गैस ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बढ़ रहा है? प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है
एंड रिएक्टेंट साइड पे एक ही मोल है, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट साइड जाएगा ना रिएक्शन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा तो क्या होगा, एक तो PCl5 कम होगा, ये कम होगा, ये बढ़ रहा है बोल रहे हैं, गलत है। PCl3 एंड Cl2 बढ़ेगा, यहाँ पे Cl2 कम हो रहा है बोल रहे हैं, जो कि गलत है, बट ये PCl3 इंक्रीज होगा बोल रहे हैं, जो कि करेक्ट है, ये समझे, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। हाँ वो नहीं वो इधर है, क्या बोलता है, एप्लीकेशन की गलती है ये, ठीक है। हाँ याद गया। हाँ तो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, नहीं ऐसे कुछ बोलना है, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ऐसे कुछ नहीं रहता, ये देखो ये PCl3 एंड PCl2 इंक्रीजेस, खत्म बात, समझे। वो एप्लीकेशन की गलती है, मैं गलत थोड़ी ना जाऊँगा बस, ठीक है। तो ये समझा, वो एप्लीकेशन में अब टिक करते हो तो उन्होंने टिक गलत किया रहेगा ना पहले, समझ में आ रहा है मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ ऐसे होता है, ठीक है। अपना आंसर अगर करेक्ट रहेगा कॉन्फिडेंट रहने का, शेप एक बार गूगल करके देखने का, गूगल करके देख लेना घर पे जाके, ठीक है, वही करेक्ट रहेगा, मेरे को पता है ना। ओके ये अब देखो भाई, आज ही पढ़ाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को चेंज करता है क्या, नहीं। इक्विलिब्रियम सॉरी कैटलिस्ट केसी को चेंज करता है क्या, केसी को एक ही चीज चेंज करती है, कौन सी, किसी को याद है क्या, एड्रेस करके बताओ भाई, ऐसे जंगलियों जैसा मत बताओ क्या। ओके हाँ, और नहीं वो एक है, बट वो तो मैथमेटिकली चेंज करते हैं नंबर वाइज। प्रॉपर केसी को सिर्फ एक ही पैरामीटर चेंज करते हैं, कौन सा, टेम्परेचर। कौन चेंज करता है, टेम्परेचर इज द ओनली सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज केसी, ठीक है। ओके दूसरा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बट वो हम लोग उंगली करते हैं ना बे, हम लोग लिखते हैं वो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, वो हम लोग चेंज करते हैं। ओके अब दूसरा क्या है, होमोजेनस कैटलिस्ट कैन चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ सिस्टम, क्या बोल रहे हैं, ऑफ अ सिस्टम टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। हाँ ओके, ये होमोजेनस कैटलिस्ट चेंज कर सकता है क्या इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, नहीं कैटलिस्ट सॉरी हाँ क्या, हाँ गलत लग रहा है तुमने क्यों लिखा था भाई, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं कर सकता, मतलब वो वैसे ही रखेगा, ठीक है। तो क्या किधर है, डी, हाँ ओके ओके, क्यों भाई तुमने ये करेक्ट लिखा हुआ है ना, ओके। अब क्या लिखा है, होमोजेनस कैटलिस्ट कैन चेंज इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, अबे हाँ ये मैंने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था। इसमें होमोजेनस कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज कर रहा है, ऐसे दिया हुआ है, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट नहीं, होमोजेनस कैटलिस्ट चेंज नहीं करता, बट हेटेरोजेनस कैटलिस्ट चेंज करता है। ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब ये है होमोजेनस, ये होमोजेनस वर्ड जो है ना उसकी वजह से वो चेंज हो रहा है मीनिंग उसका, जो क्या रहता है वो मैं तुम लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट के बारे में जब पढ़ेंगे काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स करके एक है चैप्टर, उसमें पढ़ा दूंगा, ये अभी मत, वो होमोजेनस की वजह से ही चेंज हो रहा है वही। हाँ तुम लोगों को रेडॉक्स मैंने नहीं पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाया, हाँ तो बताओ सालो आंसर, चलो तो ठीक है। तो तुम लोग क्या मतलब आंसर रट के आए हो क्या भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा है मेरे को, क्यों भाई, बेसिक क्यों, क्या पढ़ाया मैंने, हाँ कुछ नहीं, गलत है, एसिड तो नहीं है, हाँ क्या मैंने इसके लिए क्या लिख के दिया हुआ है बताओ, कौन बताएगा। तुम लोग आंसर रटा मत करो भाई, गधे हो क्या भाई, पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों को आंसर सिर्फ रटे हुए रहते, बेसिक मीडिया में ए है, बी है, सी है, सालो, हाँ बताओ इसका क्या पढ़ाया था मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं पढ़ रहे हो भाई तुम लोग। ओके क्या पूछा हुआ है, शिफ्टेड टू राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। राइट हैंड में क्या बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, एंड इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेट। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी सालों, तुम लोगों को ना मतलब कुछ पढ़ा के मतलब नहीं है भाई, इसलिए आजकल मतलब मैं डेरिवेशन के झंझट में पढ़ता भी नहीं हूँ। ABCD, एसिडिक में D, बेसिक में C, यार ऐसा कुछ लिखा के दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ेगा कौन ना फिर। ओके तो और आंसर रटे हुए अगर यहाँ पे अगर देना स्टार्ट कर देना सालों बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, उसके बाद तुम लोग ये फालतूगिरी करोगे तो मतलब नहीं है ना, एग्जाम में भी क्या रटे हुए आंसर आने वाले हैं क्या, सेम क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में। तो एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, डाइक्रोमेट, बेसिक में क्या बनता है, क्रोमेट, समझ में आ रहा है। एंड दे आर आस्किंग फॉर शिफ्ट इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट मतलब इधर ना बे, तो क्रोमेट बनाना है। क्रोमेट कौन से मीडियम में बनेगा,
बेसिक मीडियम पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है। ए आया इसका आंसर सोच लिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सी में ज्यादा लोग थे, कोई बताएगा सी आंसर क्यों लग रहा है? ना सॉलिड की वजह से कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सब गैसेस हैं एंड उनके एडिशन रिमूवल से तो कुछ ना कुछ चेंज होगा ना भाई। करो एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा बे? नो चेंज, ठीक है। वो नो चेंज वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है, वो इजी करिया क्वेश्चन है। हाँ ये करो, चलो ये ठीक ठाक लग रहा है, अच्छे से करो। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका नंबर तुम लोगों को मैं 1 2 3 4 5 5 ही है ना ऑप्शन। एक तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो भी रहता है भाई इंटीजर टाइप में, याद रखना, ठीक है। करो। हाँ अब क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, लो इतना ही कर सकता हूँ मैं। हाँ मतलब तेरा ही अकाउंट है ना? हाँ देखने दे कितने सॉल्व किए अब को, क्यों? तो लैपटॉप में कौन सा अकाउंट है? जड़ा बेड़ा है क्या तुम? तो तुझे पता कैसे चलेगा कितने सॉल्व किए हैं, कितने नहीं किए, क्या किए? क्या खुला रखता है? क्यों ऐसे? लॉगिन करना है, लॉगिन करने से क्या मतलब मौत आएगी क्या तेरे ऊपर? क्या ये मैसेज भी नहीं भेजते, स्पैम भी नहीं करते, उनको कुछ पड़ी नहीं है तेरी तो क्या? लैपटॉप में खुला रखने की आदत है, इसलिए मैं वैसे ही रखता हूं लॉगिन करने का। ये क्या घटिया चीज है? ये देखो मैं नेक्स्ट टाइम मैं उस पे कितनी परसेंट तेरी बैटरी ड्रेन हुई देखने दे मुझे। 2% ना, ये सैमसंग में दिक्कत ही है साला, मेरा भी जल्दी जल्दी जाता है ऐसे। तेरी ज़्यादा ही जल्दी जा रही है बट इतने से में 2% भी चली गई पावर सेविंग पे। वो भी कब लिया? ये तो 24 है ना, अब भी लिया हुआ है, मेरा तो 3 साल हो गया, अब जाती है। अच्छा तो नहीं, मैंने बैटरी चेंज की है एक्चुअली एक बार। अब तो तेरी कम हो गई, कैसे पता? कैसे? रुक 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 मारूंगा, पहले मुझे बता कैसे चेक करते हैं। नहीं वो तो फालतूगिरी रहती है, वो इतना कुछ भाव नहीं रहता, गुड दिखाता है। जब आप ऐसा कवर लगा के ये चार्ज करते हो ना, तो फोन के बैटरी अच्छा नहीं होगा सर। रिवर्स चार्जिंग दी ना सर आपने, तो वाट लग जाती है, मैंने भी किया है 1 2 बार साल। इसलिए मैं कवर निकाल के चार्ज करता हूँ, वरना वो बैटरी हीट अप होकर। तेरी तो ज्यादा ही मर गई है बैटरी एकदम। मैं भी पावर सेविंग पे यूज कर रहा हूँ 4-5 दिन से, है ना? अरे घर स्विच ऑफ ले एरोप्लेन मोड पे डालने का है। नहीं मैंने अभी 5G यूज करना बंद कर दिया, मैं सिर्फ LTE पे चला रहा हूँ। क्या ही गरीबी है यार, चार्जिंग नहीं दिखता है। ओके चलो भाई, ये आंसर सोच लिया सबने? ओके हैंड रेस करेंगे। 0 ऑप्शन नहीं है, इंटीजर टाइप है। हैंड रेस करेंगे 0 मतलब नन ऑफ दीज, वैसे 0 नहीं 1 ओके मतलब एक ही कोई वैसा, ठीक है। 2 3 4 2 जने 5 उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो 3 पे सबसे ज्यादा हैंड रेज हुए थे। एक बार 3 टाइप करके देखते हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे इसको। 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्या पे गलती हो रही है, क्या हो रही है, चेक करो खुद का। अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर कहाँ पे दिख रहे? जेब में डाला नहीं। ओके अब देखो भाई, रिएक्शन में डेल्टा एनजी मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले देख लो। तो यहाँ पर 3 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो डेल्टा एच है वो एक्सोथर्मिक का है कि एंडोथर्मिक का है? एक्सोथर्मिक का है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल मतलब वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी
कम होंगे। कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ओके, SO2 ऐड किया, SO2 ऐड करने से वापस इसको कम करना पड़ेगा। SO2 को कम करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। ओके, एंड O2 ऐड किया, O2 ऐड किया मतलब वापस इसको कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए फॉरवर्ड। एंड कैटलिस्ट ऐड किया, नो चेंज। किसके लिए पूछा है भाई? SO3 बढ़ाना है, SO3 बढ़ाना मतलब फॉरवर्ड में जाना है, तो आंसर इज 3। समझे? ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मतलब ऐसे ये इजी क्वेश्चन जैसे आते हैं इसमें। ठीक है, क्या है? द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इज, ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से एंड सॉरी कम करने से एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट। ओके ठीक है, चलो करो। तुम लोग डेल्टा H का ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये अगर प्लस है तो टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, जैसे थर्मो में किया था ना वैसा ही। ये प्लस है, टेम्परेचर प्लस मतलब क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब फॉरवर्ड में आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा, बैकवर्ड। तो टुवर्ड्स बैकवर्ड मतलब टुवर्ड्स रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है? ये या फिर ये, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, फिर बाद में नो चेंज वाला या फिर टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अब देखो भाई, नो चेंज कब रहता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझे? नो चेंज, दैट इज योर आंसर। समझे? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो ऐसे घटे घटे क्वेश्चन इस चैप्टर में है जो तुम लोग इजीली कर सकते हो। थोड़े से हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो कोई क्वेश्चन हो गया रहेगा तो वो स्किप मार देंगे। ये ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने शायद से किए नहीं है ना ज़्यादा। ओके, तो देखो भाई क्या है, गैस फेस रिएक्शन एट कांस्टेंट। और हाँ, तुम लोग सॉल्व करते वक्त कोई भी ऐसे फालतूगिरी नहीं करेगा कि मैंने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट ऐसे सॉल्व किया या फिर मैंने टॉपिक वाइज सॉल्व किया। 1 से लेके 111 तक लाइन में सॉल्व करने के। ठीक है, मैं इधर वो टाइम पास करने नहीं आता कि तुम लोगों ने क्या सॉल्व किया वो देखते बैठो। क्वेश्चंस एक लाइन में सॉल्व होने चाहिए, तुम लोग कोई अलग से सॉल्व नहीं करोगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट वैसा कुछ नहीं। ठीक है, जो मिल रहा है सॉल्व करो। अब इसमें क्या है, कंसिडर द रिएक्शन A giving us B plus C. If P is being total pressure, Kp is the pressure equilibrium constant. अच्छा हाँ, equilibrium constant in terms of pressure and alpha is the degree of dissolution. Then which of the following is the true at equilibrium? Okay, ये समझा। अब इसके लिए तुम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए पहले तुम लोगों को एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, जो कि मैंने तुम लोगों को याद करके रखने के लिए बोली है, A giving us B plus C वाली। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन आती है Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक कर लेना बाद में। ठीक है, एंड जब A गिविंग अस 2B रहता है तब 4 अल्फा स्क्वायर P टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? ओके, तो पहला क्या दिया हुआ है, इफ P वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू Kp then alpha is approximately equal to 1 है, क्या पता ये 1 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा ना भाई, ये 0 हो जाएगा तो कुछ भी आएगा, क्या पता, वो सही नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ सेंस नहीं कर रहा है ना, वैसे मजा नहीं आ रहा है, समझे? तो ये गलत लग रहा है। when pressure increases alpha decreases। अच्छा हाँ, अब देखो भाई, अब यहाँ पे तुम लोगों को लीच एटलीस्ट सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ाऊंगा, ध्यान दो। अब पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है? करेक्ट पूछा है ना? हाँ ठीक है, वो एक बार देख लेने का है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कितने मोल्स, 1 मोल, यहाँ पे कितने मोल, 2 मोल। समझ में आ रहा है? अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? दिख रहा है? अब बैकवर्ड जब रिएक्शन जाएगी तो वो टूट रही है या जुड़ रही है, मतलब टूट रहा है या बन रहा है, बन रहा है ना भाई। तो दिस इज द डिसोसिएशन रिएक्शन या एसोसिएशन, उल्टा जाने से तो एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन उल्टा कम हो रहा है, तो अल्फा बढ़ेगा या कम होगा? तो प्रेशर बढ़ाने से अल्फा कम हो रहा है। गलत है, गलत है कि सही है? सही है, दैट इज योर आंसर। थियोरी का ही क्वेश्चन था ये भी साला। ओके, अपने फॉर्मूला का कुछ यूज नहीं हुआ यहाँ पे, बट समझाइए। नेक्स्ट क्या है ये, 0.1 मोल। हाँ देखो, एक मेरा सजेशन रहेगा, ये चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस है।
तो ये ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट अगर लग रहा हो, क्वेश्चन एक बार रीड करने का, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्किप कर दो, बट ऐसे रीड करके फिर अगर तुम लोगों को डिफिकल्ट लगे तो अभी के लिए उसको स्किप करो। टोटल तुम लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं वो तो तुम लोग देख पाओगे ना भाई। मैं थोड़ी ना हर एक क्वेश्चन करके आने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों को समझ के जो भी है वो करके आने बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो? जो भी करोगे तुम लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए और कुछ नहीं। ये क्या दिया है, 0.1 मोल ऑफ CO along with a catalyst is present in 2 decimeter cube of flask maintained at 500 Kelvin. Hydrogen is introduced in the flask until the pressure is 5 bar. हाँ ये बहुत लेंदी है साला। And 0.04 mole of CH3OH is formed. Then the Kp is okay. अब देखो इसको क्या करना है, मैं ये सिर्फ बताऊंगा, ये बहुत लेंदी है भाई, ये इधर सॉल्व करते बैठेंगे घंटा आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले तुम लोग CO का प्रेशर निकालो, दिया ना CO का सब कुछ, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, R दिया है, दिख रहा है। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या यूज करोगे, PV = nRT। PV = nRT से तुम लोगों ने आंसर, रुको जरा शांति, PV = nRT से तुम लोगों ने लेट अस से प्रेशर निकाला, आ गया 2 बार, अज्यूमिंग 2 बार आया, चलेगा। अब 2 बार आया एंड फिर बाद में हम लोगों ने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद प्रेशर कितना बना, 5 बार। CO का कितना आया था, 2 बार। वो निकालना है, मुझे नहीं पता 2 बार आते ही कि नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं। 2 बार आने के बाद हाइड्रोजन जो ऐड किया उसका कितना आया, उसके बाद टोटल कितना आया, तो हाइड्रोजन का कितना है, ये समझे। अब तुम लोगों के पास हाइड्रोजन का प्रेशर है, हाइड्रोजन का टेम्परेचर है एंड वॉल्यूम है। सिलेंडर तो एक ही है ना बे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं क्या, नहीं। तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये लेंदी क्यों समझ में आ रहा है, उल्टा सुल्टा जा रहे पूरा एकदम, ओके। तो 0.1 CO, H2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये कितना है, 0। देन दे आर सेइंग दैट एट इक्विलिब्रियम 0.04 मोल इज फॉर्म्ड, समझे। तो 0.2 में से कुछ गया और ये 0.04 बना, फिर तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे एंड फिर Kp निकालोगे। समझ में आ रहा है, बहुत लेंदी है, वो तुम लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, तुम लोग ट्राई कर लेना। और वैसे क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करूंगा इनिशियली स्किप किया करो, क्योंकि दूसरा ही कोई इजी रहेगा तो उसके ऊपर टाइम बर्बाद करो ना। बोले वैसे ये देखो मस्त है एकदम, कितना मस्त है। इफ प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द सिस्टम बाय 2 फोल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वही अपना ली शेटलियर सर ये दिख रहा है। तो ये ऐसे तो कर सकते हो ना, या फिर ये ऐसे वाले भी हम लोगों ने किए हुए हैं, ये एक्सप्रेशन निकालने के क्वेश्चंस, ये तो हम लोगों ने आई गेस इधर ही सॉल्व किया हुआ है। समझ में आ रहा है, तो घर पे जाके वापस एक बार सॉल्व किया करो, समझा करो कि भाई खुद से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। या फिर ये देखो, ये भी इजी था, ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो वो एक क्वेश्चन में तुम लोग आधा घंटा वेस्ट करने के बदले उसके अगले आधे घंटे में अगले 6-7 क्वेश्चन कर सकते हो ना भाई। समझ में आ रहा है। जैसे ये क्या है 38 पॉइंट, हाँ ये भी लेंदी है साला। तो क्या है इसमें दिया हुआ 37.8 ग्राम्स ऑफ N2O4 इज टेकन इन 1 लीटर वेजर अलाउड टू अंडरगो। हाँ देखो सेम वापस प्रेशर निकालना है, इसका प्रेशर इनिशियल वाला मिल जाएगा एंड फिर द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 18.65। इसको कैसे सॉल्व करता है, ये हम लोगों ने ऐसा वाला क्वेश्चन कोई ना कोई किया होगा शायद से। देखो इनिशियली इसका कुछ प्रेशर आया, कुछ भी आया, ठीक है। अभी के लिए मैं 16 पकड़ लूं, चलेगा, ठीक है। फिर बाद में ये 0, ये 0, इक्विलिब्रियम पे ये बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो 16 - 2p चलेगा, y 2p। N2O4 कितना बनेगा, एंड ये कितना बनेगा, तो P टोटल कितना हुआ, P टोटल कितना हुआ 16 प्लस P, एंड P टोटल कितना दिया है, समझे। एंड फिर बाद में तुम लोगों को P कितना मिला, समझे, 2.65। कुछ दिमाग में घुस रहा है, बट इसके लिए पहले तुम लोगों को क्या निकालना था, प्रेशर ऑफ N2O4। एंड प्रेशर ऑफ N2O4 के लिए क्या यूज करोगे, PV = nRT। P दिया है क्या, नहीं, वही निकालना है, P = nRT/V। अब N दिया है क्या, नहीं दिया है, N के बदले मास दिया है, दिस अपॉन मोलार मास। N2O4 का मोलार मास निकाल पाओगे ना बे,
अपॉन मोलर मास, ठीक है, इंटू आर इंटू डी अपॉन वी, समझे? वी दिया है 1 लीटर, तो वो तो इग्नोर ही मारना है, 1 तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इतना सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है ऊपर का, तो प्रेशर मिलेगा, फिर सॉल्व करना है। बट अगेन दिस इज क्वाइट लेंथी, तो ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग बात के लिए रखो, वो चलेगा, समझ में आ रहा है? नहीं तो डाउट फॉर्म में रख दो, बाद में मुझे आके पूछो क्लासरूम में, ठीक है? बट मेन इजी वाले करोगे पहले एटलीस्ट, मतलब तुम लोग इवन थर्मोडायनेमिक्स ओपन करोगे ना जेई का, तो थर्मोडायनेमिक्स में 30% क्वेश्चंस तो इजी मिलेंगे जेई में भी ना, 100% थोड़ी ना पूरा चैप्टर डिफिकल्ट रहता है, तो वो 30% तो कर लो ना बे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, सीईटी में भी काम आएगा, जेई में भी काम आएगा ना, ठीक है? ओके, सो आई गेस वी कैन स्टॉप नाउ। बाय द वे दिस चैप्टर इज ओवर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।